हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। चौथे चरण में भी हुई बम्पर वोटिंग। त्रिपुरा में 80 तो असम और गोवा में 75-75% मतदान। 4 राज्यों की 7 सीटों पर हुई वोटिंग। राहुल गांधी ने पूरे परिवार के साथ अमेठी से किया नामांकन। राहुल के पास नहीं है अपनी कार, इस बार भी जताया जीत का भरोसा। अमेठी से आपके कुमार विश्वास तो बीजेपी की स्मृति ईरानी देंगी राहुल को टक्कर। एक मौलवी के हाथों टोपी नहीं पहनने के विवाद पर बोले मोदी, दिखावे के लिए टोपी पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं चाहता। अपना धर्म मानता हूं और दूसरे धर्म का करता हूं सम्मान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का बड़ा हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद और 7 पोलिंग कर्मचारी शहीद। 2 की गई जान और पोलिंग पार्टियों को बनाया नक्सलियों ने निशाना। और मशहूर गीतकार और लेखक गुलजार को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। नमस्कार, सत्ता का पत्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनूप आकाश वर्मा। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। इस प्रदेश की सियासत भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन है तो दूसरी ओर शिवसेना और बीजेपी एक साथ हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं, लेकिन किसी को भी जनता के हितों की कोई फिक्र नहीं। शिवसेना एमएनएस को एनडीए में शामिल नहीं करने के पक्ष में है, बावजूद इसके एमएनएस मोदी के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कभी मोदी पर निशाना साधते हैं तो कभी मोदी का बचाव करते नजर आते हैं। और इन सब के बीच सत्ताधारी कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से परेशान है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। 2009 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थीं, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल भरा है। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ठाकरे ब्रदर्स सुर्खियों में हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर दोनों के बीच ताजा मोर्चा खुला है। चुनावी मैदान में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों के बीच एक ऐसी कड़ी है जो कहीं न कहीं एक दूसरे को जोड़ते दिखाई दे रही है। मोदी, राज और उद्धव दोनों के लिए जरूरी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी का नाम तो एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल के लिए भी मायने रखता है। मराठा वोट बैंक के बड़े दावेदार शरद पवार परेशान हैं। कभी मोदी के समर्थन में तो कभी विरोध की उनकी राजनीति कईयों की समझ से बाहर है। लेकिन एक बात सब जानते हैं कि शरद पवार सत्ता से दूर रहना नहीं चाहते। इसलिए आपसी खींचतान और झगड़ों के बावजूद महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार बदस्तूर जारी है। अपने मजबूत गढ़ में कांग्रेस इस बार बेबस है। जिस नंदुरबार और सांगली की सीट पर कांग्रेस कभी हारी नहीं, मोदी के मैदान में आने के बाद कांग्रेस की दोनों सीट खतरे में हैं। कांग्रेस एनसीपी के मजबूत गठजोड़ को तोड़ने के लिए बीजेपी शिवसेना की तैयारी जोरदार है। यूपीए के खिलाफ एनडीए का महागठबंधन हर एक सीट के गणित के हिसाब से बना है। तैयारी यूपीए के गण में जोरदार सेंध लगाने की है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा ठाकरे ब्रदर्स के बीच जारी महाभारत की है,
दो भाइयों की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई बन गई है। शिवसेना की विरासत उद्धव ठाकरे को मिली है। राज ठाकरे इसी विरासत को हथियाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस काम में उनके करीबी मित्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी कितना सहयोग दे रहे हैं, इस सवाल पर बहस लगातार जारी है। राज ठाकरे की सेना का नाम भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। दिलचस्प ये है कि दोनों सेनाओं का बुनियादी उद्देश्य एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों सेनाएं मराठी अस्मिता को बढ़ावा देना चाहती हैं। दोनों को हिंदुत्व से प्रेम है। दोनों का वोट बैंक भी एक है। बावजूद इसके दोनों संगठन समानांतर फल फूल रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी और बीजेपी शिवसेना और एमएनएस के बीच कांटे की लड़ाई में इतनी जगह शायद उसे मिल नहीं पाए। दोनों भाइयों के बीच मेल मिलाप की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। गांधीनगर से नरेंद्र मोदी भी हाथ आजमा चुके हैं। नितिन गडकरी ने एक समझौते का फार्मूला तैयार भी किया, लेकिन उद्धव ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे को इस बात का अंदेशा है कि बीजेपी राज के साथ कोई खिचड़ी पका रही है। अगर ये खिचड़ी पकती है तो शिवसेना का जायका खराब हो सकता है। फिलहाल शिवसेना और एमएनएस दोनों मोदित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने में लगी हुई हैं। फिलहाल दिल्ली की लड़ाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दोहरी राजनीति उसे महंगी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो महाराष्ट्र की इसी दिलचस्प राजनीति पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुष्यंत शर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण आनंद जी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। अरुण आनंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदले हैं बीजेपी को लेकर, अगर हम बात करें तो एमएनएस पर भी उसकी नज़र है और वो शिवसेना के साथ भी रहना चाहती है। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार लगातार कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, कभी फिर कांग्रेस के पक्ष में खड़े आते हैं, तो क्या माना जाए महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मुश्किलें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बराबर हैं? देखिए, इसमें मैं ये मानता हूं कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसका मूल चरित्र जो है वो भाजपा विरोधी नहीं है। वह अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं, इसलिए लेकिन चूंकि अभी वो चुनाव में जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है और इतने लंबे समय से वो वहाँ सरकार भी चला रहे थे, केंद्र की सरकार में भी जो है शामिल रहे हैं, तो इसलिए इस मौके पर छोड़ना तो संभव नहीं है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन उन्होंने एक अलग अलग बयान देकर जो है ये संकेत ज़रूर दे दिया है भाजपा को कि अगर उनको बहुमत से जो है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है भाजपा की अगुवाई वाला, अगर उसे कुछ सीटों की कमी रह जाती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है का समर्थन उन्हें मिल सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा के लिए एक समस्या महाराष्ट्र में ये है कि वहाँ पर पार्टी बहुत सारे गुटों में बटी हुई है। जो आप ये देख रहे हैं कि एमएनएस के साथ बातचीत करने की नितिन गडकरी द्वारा कोशिश की गई। नितिन गडकरी पार्टी के एक धड़े को जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे धड़े भी वहाँ पर हैं। और लेकिन एक बात मैं कहूँगा, नितिन गडकरी को इस बात का, भाजपा को इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने एक काम जरूर अच्छा कर लिया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तैयार कर लिया कि उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ वो अपने कैंडिडेट ना खड़े करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार कर लिया है इसके बीजेपी को नुकसान। जी, इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे कि शिवसेना अभी तक जो है वो एक डोमिनेंट पार्टनर थी वहां पर, लेकिन अभी जो स्थितियां लग रही हैं, हो सकता है कि इन लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा जो है वो भारी पड़े। किस तरीके से समझे, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो वोट बैंक है वही शिवसेना का है। जी बिल्कुल, तो इसे किस तरीके से समझेंगे, कैसे बीजेपी को इसमें नुकसान है और कितना इससे कांग्रेस को फायदा? भाजपा को फायदा ये है कि जहां पर भी देखिए, जो जिसको आप कहेंगे कि सेफरन वोट बैंक है, जो है वो जहां पर भाजपा के जो उम्मीदवार खड़े हैं वहां वो अब वोट बटेगा नहीं, लेकिन जहां भी शिवसेना के कैंडिडेट खड़े हैं वहां पर वो वोट बटेगा। तो इस वजह से जो है वो भाजपा को वोट ना बटने का फायदा होगा और शिवसेना को वोट बटने का नुकसान होगा। तो इसलिए हो सकता है कि भाजपा की कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा, अगर आप सक्सेस का प्रतिशत भी देखें, सफलता का प्रतिशत, तो सीटों पर भाजपा का जो है वो ज्यादा रह सकता है।
जो कि आगामी जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में, बिल्कुल, तो वहां पर जो है वो भाजपा इसको लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेगी विधानसभा के सीटों पर अपना ज्यादा बड़ा बिल्कुल। इसलिए बीजेपी भी दोनों ही तरफ अपना रुख जो है नरम रखना चाहती है। दुष्यंत कुमार जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से एनसीपी सुप्रीमो लगातार दोनों तरह की बातें करते हैं, वो बीजेपी के पक्ष में भी बात करते हैं, मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ भी नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनावों के बाद भी कोई चुनौती हो सकती है? नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए कोई चुनौती वहाँ इसलिए नहीं हो सकती है कि मूल रूप से जो शरद पवार साहब हैं वो कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस में से ही वो पार्टी बनी हुई है। दूसरा, एक व्यक्तिगत अब उनका अपना विचार कब कोई बनता होगा तो कभी वो ऐसी बात कह देते होंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो कांग्रेस से अलग जाएंगे, कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे पहले पुराने कांग्रेसी भी हैं। नहीं, एनडीए में भी शादी की वो नहीं, एनडीए में कहाँ गए वो? नहीं, एनडीए के साथ भी वो जा सकते हैं, जिस तरीके के वो संकेत देते हैं। वो एक काल्पनिक बात है, एक सोची हुई बात है। अगर मान लो हम ये कहते हैं ये भी हो सकता है, तो उस पर विचार ना करके जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि अभी वो सरकार में है, सेंटर में भी सरकार में है, वो सरकार में है। बिल्कुल, मनोज वर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, में भी सरकार में थे, बिल्कुल, और हमारे यहाँ वो महाराष्ट्र की सरकार में भी शामिल रहे। बिल्कुल, महाराष्ट्र की सरकार में भी शामिल है, बावजूद इसके वो मोदी की समय समय पर तारीफ भी करते हैं। मनोज वर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये इतना आसान है इसे समझ पाना? एक बार जिस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का को महादुर्गा कहा था, उन्होंने कहा था दुर्गा है, साक्षात दुर्गा का अवतार है। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी की कांग्रेस आज अटल बिहारी वाजपेयी की भी तारीफ कर रही है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन मनोज वर्मा जी, क्या इस बात को समझना इतना आसान है? जिस तरीके से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कभी मोदी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, कभी कांग्रेस के पाले में, क्या उनकी मजबूरी है यूपीए के साथ चुनाव लड़ना, या फिर चुनाव के बाद भी कहीं पाला बदलने की गुंजाइश? देखिए, महाराष्ट्र जो है राजनीतिक लिहाज से इस बार कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 4 प्रदेश ऐसे हैं जिनसे भावी सरकार का निर्धारण होना है। इसीलिए चाहे शरद पवार हो या कांग्रेस का गठबंधन हो या शिवसेना भाजपा का गठबंधन हो, पूरा फोकस महाराष्ट्र की सियासत पर है। लेकिन वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में किसी एक गठबंधन को आप ये नहीं कह सकते फलाना गठबंधन एक तरफा जीत लेगा, क्योंकि कई सीटों पर वहां त्रिकोणीय अचकोणीय मुकाबलों की संभावना है, जिसे राज ठाकरे की नवनिर्माण सेना बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। वो कितने वोट किसके काटेंगे, कहां काटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात अनूप महत्वपूर्ण यह है कि मराठा वोटों को लेकर राज ठाकरे, शिवसेना और शरद पवार इन 3 जगहों पर बंटवारे की मुझे संकेत दिख रहे हैं। मराठा वोट बैंक की लड़ाई शरद पवार भी लड़ रहे हैं। इस बार पहली बार उन्होंने मराठा आरक्षण की बात की है, लिहाजा शिवसेना भी पूरा जोर लगाएगी मराठा वोटों के लिए और राज ठाकरे की पार्टी भी पूरा जोर लगाएगी मराठा वोटों के लिए। इसके जो अतिरिक्त वोट हैं उसमें दलितों का एक बहुत बड़ा वहां पर वोट बैंक है, जिसपे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी दावा है, बीजेपी के साथ हैं वो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में अपना एक मजबूत संगठन रहा है, उनके पास अपना एक नेतृत्व है, इसलिए कांग्रेस को महाराष्ट्र में हम नकार नहीं सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि एनसीपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना जो मराठा वोट बैंक पर जिनकी खास पकड़ है, लेकिन इसमें जो हिंदुत्व का तड़का लगा हुआ, उसमें आपको नहीं लगता कि शिवसेना और एमएनएस में कहीं ना कहीं इसमें काफी दिक्कतें पेश आ सकती हैं, जिस तरीके से इसमें कहीं ना कहीं सेंध लग सकती है? देखिए कुछ दल या कुछ नेता अपने हिसाब से हिंदुत्व या सांप्रदायिक मुद्दे बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जिस प्रकार के सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं मतदाताओं के बीच से, वहां पर मुझे लगता है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, सुशासन, यही विषय महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देश का मतदाता इन्हीं मुद्दों पर मतदान करने वाला है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे भी यह माना जाता है कि सुशासन जैसे मुद्दों पर ही वोट ज्यादा दिया जाता है। वहां पर विदर्भ में हम देखें, जो विदर्भ का इलाका है, किसानों की आत्महत्या का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस एनसीपी की वहां राज्य में सरकार है और विपक्ष वहां पर बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा बनाता रहा है। नितिन गडकरी ने पूरा जोर अपना विदर्भ में लगाया है कि भाजपा को अधिक सीटें वहां मिलें, तो वहां देखने वाली बात होगी। अगर एनसीपी को वहां नुकसान हुआ
तो ये समीकरण महाराष्ट्र में बिगड़ सकता है। और जो शरद पवार सपना देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ करके किसी सरकार में शामिल हो जाएं या यूपीए से निकल के एनडीए में आ जाएं, तो उनकी राहें भी मुश्किल हो सकती हैं। बिल्कुल, उनकी राहें भी मुश्किल होती हैं। अरुण आनंद जी, जिस तरीके से अगर हम 2009 के चुनाव की, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में उभर कर सामने आई, लेकिन इस बार का चुनाव, जैसा कि मनोज वर्मा ने भी कहा कि इस बार का चुनाव भ्रष्टाचार और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी उसको लेकर है। तो ऐसे में जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में आप कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में जो है वो कांग्रेस की स्थिति में, सिर्फ अन्य राज्यों की आप एब्सोल्यूट तरीके से देखें तो थोड़ा खराब लग सकती है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में शायद फिर भी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो स्थिति इतनी ज़्यादा खराब नहीं रहेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आम आदमी पार्टी। उसको आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर जो शहरी क्षेत्र की सीटें हैं। देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 10 वर्षों में 2 बड़े परिवर्तन हुए महत्वपूर्ण। एक, शहरीकरण अगर किसी राज्य में सबसे तेज रफ्तार से, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा है तो महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है। और इन सभी शहरी क्षेत्रों के अंदर आम आदमी पार्टी की एक ठीक ठाक प्रेजेंस है जो है। दूसरी चीज ये है कि तो वो जो आप जो भी गणनाएं कर रहे हैं 2009 के चुनावों के हिसाब से, वो एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं, वो किसी का भी खेल बिगाड़ने की स्थिति में। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं, और दूसरी बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। दूसरी चीज मैं ये आपको बताऊं कि 2009 से पहले जो है महाराष्ट्र के चुनाव में सहकारी जो क्षेत्र है उसकी भी एक भूमिका रहती थी, कि जो है खेतीहर क्षेत्र है उसकी भूमिका थी, शहरी क्षेत्रों की एक अपनी, औद्योगिकीकरण की एक अपना वो था। लेकिन एक चीज़ ये हुई पिछले 10 वर्षों में, अनफॉर्चुनेटली, बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि संकेत, जितने भी आप विकास के संकेतक देखेंगे, महाराष्ट्र सबसे विकसित राज्यों में से एक था, उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आई है। आज लोग मुंबई और दिल्ली को जब आपस में तुलना करते हैं तो ये खुद एक तरीके से फर्क देखते हैं। तो ये एक सुशासन, बिल्कुल सुशासन वहां पर एक जो बड़ा मुद्दा होगा, साथ ही पहले इतना प्रमुख मुद्दा नहीं था, वो इस बार जो है इस वजह से हो सकता है क्योंकि विकास के संकेतकों पर वो बुरी तरह से, बिल्कुल विकास पर एक पूरी राष्ट्रीय राजनीति का ही आज विकास एक अहम मुद्दा हो गया। भ्रष्टाचार और महंगाई का एक अहम मुद्दा है। रुकेंगे यहाँ एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो दुष्यंत कुमार जी से पूछेंगे कि आखिर महंगाई, भ्रष्टाचार, ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस को कितना विचलित करते हैं। ब्रेक के बाद सत्ता का पत्ता में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। हमारे साथ स्टूडियो में पैनल जुड़ा हुआ है। मनोज वर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही अरुण आनंद वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा। दुष्यंत शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था जिस तरीके से देश में विकास एक अहम मुद्दा बना हुआ है, नरेंद्र मोदी लगातार विकास की ही बात करते हैं और पूरे राष्ट्रव्यापी अगर हम देखें तो विकास एक अहम मुद्दा है, बावजूद इसके कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसकी मार पड़ी हुई है।
तो विधानसभा चुनावों का अगर हम परिणाम देखें तो उस पर भी यही मार पड़ी, और जिस तरीके से तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। तो क्या मानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार और महंगाई कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए इन चुनावों में? कांग्रेस विकास के प्रति समर्पित पार्टी है और कांग्रेस का लंबा इतिहास भी है विकास से जुड़ा हुआ। जहाँ तक आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपने स्वयं ये बात स्वीकार की कि वो एक विकसित राज्य है, और जो हमारी जो देश की जो बिजनेस कैपिटल है वो भी उसी प्रदेश में है। एक नहीं, दो बातें भी आती हैं, दो शहरों का नाम भी आता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो विकसित प्रदेश है और विकसित नहीं। सवाल ये है कि आप इसे चुनौती मानते हैं नहीं, जिस तरीके से राष्ट्रवाद महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार, अगर आप इसको, मैं इस पर कई बार पहले भी बात हुई है, भ्रष्टाचार के जो विकास के आगे भ्रष्टाचार बोना पड़ता है, क्योंकि जब कोई काम होता है तो कुछ ऐसे भी काम हो जाते हैं, गठबंधन में भी हो जाते हैं। दूसरा, मतलब आप ये मानते हैं कि विकास होगा तो भ्रष्टाचार भी होगा? नहीं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है कि गठबंधन सरकारों में आमतौर से थोड़ा भ्रष्टाचार के चिन्हित हुए हैं, मालूम पड़ा है कि ऐसा केंद्र में भी बात आई है और ऐसा प्रदेशों में भी बातें आई हैं। ये आप खाली ये ना कहें कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में, सभी तरह के प्रदेशों में जो दूसरी पार्टियों के शासित प्रदेश हैं उनमें भी ये बातें आई हैं। लेकिन जो महंगाई है, महंगाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी माना कि देश में महंगाई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था 100 दिन में महंगाई कम होगी। उसका एक कारण भी उन्होंने बताया। जो कारण है उसका ये है कि देखिए, कीमतें आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं, हम तो तय करते नहीं हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो लेकिन दुष्यंत शर्मा जी, जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में आप जाके कैसे समझाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तय होती हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते? हम लोग जहां हमारी सरकारें हैं और जहां केंद्र में जैसे हमारी सरकार, तो हम अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते, और हमारा कोई उद्देश्य ऐसा भी नहीं है कि हम कोई ऐसी बात कहें कि भाई अगर महंगाई हुई तो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप चुनौती तो मानते हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार की चुनौती भी है, और कहीं ना कहीं हमसे कैसे समझाएंगे आप जनता को? कैसे हुई भी है कि हम उसको और रोजगार बढ़ाने में और महंगाई को कंट्रोल करने में थोड़ा चूक हमसे हुई है, तो उसके लिए हम देश से क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन आप जहां तक महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, चलिए आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई और महाराष्ट्र में जो हमारी पार्टी गठबंधन में है एनसीपी के साथ में, वो एक अच्छा प्रदर्शन वहां करेगी, क्योंकि हमारा संगठन भी वहां मजबूत है और हमने प्रदेश को जो आज है वो विकसितता के स्तर पे खड़ा हुआ है, उसमें हमारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल, आपकी पार्टी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं भूल चुके। मनोज वर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से दुष्यंत शर्मा कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति होती है इसलिए भ्रष्टाचार होता है, तो क्या इसका खामियाजा महाराष्ट्र में तो खैर भुगतना पड़ेगा, यानी वो तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सारे भ्रष्टाचार की जड़ सिर्फ गठबंधन है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि गठबंधन कोई होगा तो भ्रष्टाचार होगा। इससे एक बचाव का तर्क तो हो सकता है, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार कोई महाराष्ट्र में या हम कहें कि सिर्फ केंद्र सरकार में, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है इस समय, वो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या भाजपा शासित राज्य हो या आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली में सरकार रही हो। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय मुद्दा है, महंगाई एक राष्ट्रीय मुद्दा है, विकास एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें हम अगर महाराष्ट्र में कितना हुआ, गठबंधन था नहीं था, इस दृष्टि से नहीं देखें तो बेहतर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी देश की भावना के अनुसार महंगाई, भ्रष्टाचार और सुशासन जैसे मुद्दे जनता अपना मत देगी। अगर वहां मान लीजिए विकास अच्छा हुआ है तो कांग्रेस के पक्ष में मतदान जाएगा, अगर महंगाई भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है तो हो सकता है नकारात्मक वोट वहां पड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर थोड़ा सा गुजरात की हवा का भी असर हो सकता है, क्योंकि गुजरात से लगे हुए हैं, गुजराती बहुत ज्यादा वहां पर हैं, मुंबई वगैरह शहरों में, तो मुझे लगता है कि मोदी लहर का भी थोड़ा सा असर हो सकता है। हवा की बात कर रहे हैं तो हवा तो एक आम आदमी पार्टी की भी है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस तरीके से देख राष्ट्रव्यापी अलख जगाई है आम आदमी पार्टी ने, कहीं अरविंद केजरीवाल ने, क्या उसका भी कुछ असर आप देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में या शहरी क्षेत्र में? अरुण भाई ने कहा जैसा कि शहरी क्षेत्रों में कोई असर हो सकता है, मैं भी उसे नकार नहीं रहा हूं, लेकिन देखिए पिछले 1 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार का शासन दिल्ली में दिया और जिस प्रकार वो शासन छोड़कर भागे, उस बात को अब केजरीवाल जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हां, हमने सत्ता छोड़ने में जल्दबाजी की। तो जिस तरह का उन्होंने एक ये गैर जिम्मेदाराना रुख दिखाया शासन चलाने में, उससे देश के लोगों को, आम जनता को, दिल्ली के लोगों को, वहां सबको निराशा हुई है, और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें उम्मीद के मुताबिक आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी की पार्टी को वोट ना मिले।
बिल्कुल। अरुण आनंद जी, आपसे एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में अब कहीं कहीं सियासी समीकरण उसमें बन रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी को लेकर शिवसेना और मन से भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं, अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी, तो क्या माना जाए आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो कितना दखल रखती है और उससे क्या वोट कटवा साबित होगी या कुछ असर भी पड़ेगा? नहीं, देखिए शहरी क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से जो है उसका असर कुछ ना कुछ पड़ेगा। ठीक। और वो जो बने हुए समीकरण है, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर जैसा कि संकेत आ रहे हैं, अगर ऐसा है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई हवा चल रही है या जिसको आप मोदी फैक्टर कहते हैं, अगर वो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो परंपरागत समीकरण है वो टूटेंगे और जो है वो कुछ हैरत अंगेज परिणाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। दुष्यंत शर्मा जी, आपसे फाइनल कमेंट यहाँ पर चाहेंगे। जिस तरीके से 2009 के लोकसभा चुनाव में आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरे थे, इस बार चुनौतियां अधिक हैं, क्या देखते हैं? नहीं, चुनौतियां होती हैं, हर इलेक्शन में चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो हमारा पूर्व में एफर्ट्स रहे, जो हमारा पूर्व में प्रदर्शन रहा, हम वैसा ही प्रदर्शन इस बार भी करेंगे। और ऐसी कोई हवा देश में मोदी जी की नहीं चल रही है, क्योंकि सारे बड़े बड़े लीडर्स अपनी जगह जगह छोड़ के जगह जगह भाग रहे हैं, सुरक्षित स्थान तलाश कर रहे हैं। अगर लहर चल रही है तो कहीं से भी लड़ जाए, वहीं से जीत जाएंगे। बिल्कुल, नेता तो आपके भी निकल कर भाग रहे हैं। मनोज वर्मा जी, जिस तरीके से ये तमाम हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर फाइनल कमेंट आपसे चाहें तो क्या आपको नजर आता है? पहली पार्टी बनकर तो कांग्रेस उभर आई थी, लेकिन इस बार महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दे हैं और सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। देखिए, महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है, और जब बहुकोणीय स्थिति मुकाबलों की बनती है तब फिर हमें परिणामों का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का एक देशव्यापी रुझान दिख रहा है, उसमें निश्चित रूप से मुझे भाजपा शिवसेना का थोड़ी सी बढ़त कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन पे दिखती है। बिल्कुल, कांग्रेस और एनसीपी की बढ़त यहाँ पर उससे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी गठबंधन को यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आज सत्ता का पत्ता में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ, नए राज्य की चर्चा में। नमस्कार।